हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। गाइस, हम बात करेंगे आज के हमारे नए टॉपिक पर, बट जनरल साइंस के एमसीक्यू सीरीज जो अभी तक चल रही है उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एंड जनरल साइंस आपको पता होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी भी एग्जाम में अगर बैठते हैं, चाहे व्यापम का कोई एग्जाम हो, चाहे आपका पीएससी से रिलेटेड कोई एग्जाम हो। चलिए तो शुरू करते हैं फटाफट से, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फटाफट देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब हम रबर के गद्दे की सीट पर बैठते हैं तो या लेटते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसका शेप चेंज हो जाता है। आपने देखा होगा ऐसे बढ़िया उचकने वाले जो गद्दे होते हैं उन पर, तो उसमें ऐसा क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होती है, मतलब गतिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, या फिर आपकी संचित ऊर्जा होती है, या फिर आपकी विखंडन ऊर्जा होती है। तो जब आप रबर के गद्दे पर ऐसे बैठते हैं तो उसमें क्या होता है? वो कंप्रेस हो जाता है, वो दब जाता है। तो ये सेम चीज कहां पर होती है? स्प्रिंग में भी होती है, ऐसे ऐसे। तो स्प्रिंग में भी होती है, तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है आपको पता होगा? गतिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, या फिर आपकी संचित ऊर्जा होती है और विखंडन ऊर्जा होती है। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फटाफट बोल दीजिए, फटाफट आंसर करिएगा फटाफट। बहुत ही सिंपल सा है। स्प्रिंग का मैंने एग्जाम्पल भी आपको दे दिया है। अगर आप चाहेंगे तो आप इसका आंसर बहुत ही इजी वे में बता सकते हैं कि उसमें कौन सी ऊर्जा होगी। यस, मैं आपको बता देता हूं, उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, स्थितिज ऊर्जा उसमें होगी। और स्थितिज ऊर्जा को आप क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या होता है आपका? रो, जी और एच। ये है आपका डेंसिटी, ये है आपका जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और ये आपका एच मतलब हाइट। तो ये हमारी क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है? अब हमें यहां पर यह पता होना चाहिए कि भैया गतिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है। तो गतिज ऊर्जा का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो हमारे किसी भी टाइप के मोशन की वजह से जो हमारे अंदर एनर्जी आती है वो गतिज ऊर्जा होती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी होती है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। गॉट इट। अब इसमें जो v होगा, जो ये v है, दैट इज वेलोसिटी, मतलब ये होगा आपका वेग, ठीक है। एंड m क्या होगा? आपका मास, या इसी को आप बोलेंगे द्रव्यमान। गॉट इट। काइनेटिक एनर्जी। तो आपको ये बताना है इसमें से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। और मैंने आपको बताया हुआ कि गतिज ऊर्जा होती किस वजह से? हमारी गति की वजह से, हमारे मोशन की वजह से। तो क्या हमें यहां पर यह ढूंढना होगा कि कौन सी चीज मोशन में है और कौन सी चीज स्टेबल है, रुकी हुई है। तो जो चीज मोशन में होगी उसमें गतिज ऊर्जा होगी, और जो चीज मोशन में नहीं होगी उसमें गतिज ऊर्जा नहीं होगी। अब देखिए, चलती हुई गोली, ऑब्वियस सी बात है ऊर्जा तो है, इसमें गतिज ऊर्जा है। बहता हुआ पानी, ये भी मूव कर रहा है, मतलब इसमें भी गतिज ऊर्जा है। चलता हुआ हथौड़ा, ये भी मूव कर रहा है, मतलब इसमें भी गतिज ऊर्जा है। खींचा हुआ धनुष, ये अभी खींचा हुआ है, मतलब अभी स्टेबल है, अभी छोड़ा नहीं है उसको। तो यस, इसी में नहीं होगी आपकी गतिज ऊर्जा। और इसमें कौन सी एनर्जी होगी? अगर आपसे ये पूछता है तो आप फटाक से बताएंगे इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, मतलब जिसको आप हिंदी में बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा। गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। जब एक कोई भी चलित वस्तु है, मतलब कोई भी वस्तु चल रही है, तो उसकी गति अगर आपने दोगुनी कर दी है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? अच्छा, अगेन गतिज ऊर्जा पूछ रहा है। और गतिज ऊर्जा का मीनिंग मैंने आपको बताया हुआ है कि जो भी आपकी गति की वजह से जो आप में ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा है। इसका क्वेश्चन का आंसर हमें फॉर्मूले से मिलेगा। काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा क्या होती है? एम वी स्क्वायर। अब उसने बोला है अगर इसकी गति, मतलब आप यहां पर मान लीजिए इसके वेलोसिटी को अगर आप दोगुना कर देते हैं, मैंने आपको पूरा फॉर्मूला बता दिया, अब आपको बताना होगा फटाफट से। चलिए बताइए। अब मैंने पोल दे दिया, फटाफट आंसर लगाएंगे कि दोगुनी हो जाती है, 2v कर दी मैंने, वो तो आपकी वेलोसिटी दोगुनी कर दी। 4 गुनी हो जाती है काइनेटिक एनर्जी, समान रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, या 3 गुना बढ़ जाती है। तो यहां पर आपको सोचना होगा कि यार अगर हमने 2v है, ये दोगुनी कर दी वेलोसिटी, और इसका स्क्वायर, तो यार 2v जब ये स्क्वायर के बाहर आएगा तो ये तो 4 हो गया। तो मतलब आपका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहां पर आप देखेंगे बी ऑप्शन इज राइट, 4 गुनी हो जाती है। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसको अच्छे से करिएगा, ठीक है। सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है, ऑब्वियस सी बात है। जब आप हाइट पर जाते हैं या स्टेप्स पर जाते हैं ऊपर, तो इसमें ज्यादा एनर्जी लगती है। ऐसा क्यों होता है? किस वजह से ऐसी एनर्जी लग रही है? क्योंकि आपको एनर्जी ज्यादा लग रही है, मतलब किसी के अगेंस्ट में काम करना पड़ रहा है। किसके अगेंस्ट में काम करना पड़ रहा है? व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम करता है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर लिखा हुआ है गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम करता है। व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध काम करता है, व्यक्ति गुरुत्व की दिशा में काम करता है, या व्यक्ति कोई भी काम नहीं करता, इसीलिए उसको ज्यादा एनर्जी लगती है।
फटाफट बताइए। देखो आप इतना तो समझ गए होंगे, दो ऑप्शंस तो आपने इसमें से फटाफट से इरेज कर दिए होंगे कि नहीं यार ये तो हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको दो ऑप्शंस पे सोचना होगा। फटाफट बताइएगा, फटाफट बताइएगा कि कौन से ऑप्शन पर आपको सोचना है और क्या सही होगा। तो मैं आपको बता देता हूं, देखिए मैक्सिमम जो बच्चा पार्टी है वो यहां कंफ्यूज होगा आपके गुरुत्वाकर्षण एंड गुरुत्व में कंफ्यूज होगा। तो बिल्कुल कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है कि भैया जब व्यक्ति अगर ऊपर चढ़ेगा या कहीं पर भी सीढ़ियों पर जाएगा या हाइट पर आप कहीं पर भी जाएंगे या नॉर्मली चलेंगे, तो आप गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध नहीं, आप गुरुत्व के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। किसके? गुरुत्व के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, इसलिए यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से आई होप आपको सारी चीजें समझ आ रही होंगी। मैं एक एक क्वेश्चन को बड़े अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊं। कॉन्सेप्ट पकड़ लेंगे ना तो फिर अगर क्वेश्चन को ट्विस्ट भी कर देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप लोगों को आंसर करने हैं। आप देखो सही आंसर करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, गलत आंसर करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सही होगा तो वो तो आपको पता ही है पहले से, और अगर गलत होगा तो आपको याद रहेगा कि नहीं नहीं यार ये अपन ने वीडियो में किया था, क्लास में किया था, ये गलत हो गया था, ये नहीं होगा, इसका ऑप्शन ये वाला होगा, ठीक है। ऐसा निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन हो सकता, मतलब ना तो आप किसी चीज को बनाते हैं और ना ही उसको खत्म करते हैं, तो फिर करते क्या है, हम शायद से उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं। मतलब कुछ चीज तो फिक्स होती है, तो क्या यहां पर ऊर्जा संरक्षण का नियम लग रहा है, या फिर यहां पर आप लाशितलीय का नियम लग रहा है, या द्रव्यमान संरक्षण का नियम लग रहा है, या परासरण का नियम लग रहा है। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि यार अगर सृजन नहीं कर रहे हैं और विनाश नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये संरक्षण का नियम है, इतना तो पक्का हो गया। तो मतलब ए ऑप्शन होगा या सी ऑप्शन होगा, ये पक्का हो गया। अब लेकिन यहां पर सोचने वाली बात है कि यहां पर द्रव्य का मान आया है, द्रव्य का नाम आया, इस यहां पर उसने ऊर्जा नहीं पूछा है, ठीक है, इसलिए ऊर्जा संरक्षण नहीं होगा, द्रव्य होगा। तो द्रव्य मतलब द्रव्यमान होगा, इसीलिए सी ऑप्शन हो जाएगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम यहां पर लगने वाला है, ऊर्जा संरक्षण का नहीं। बाकी नियम सेम है, वहां पर आप क्या करते हो, एनर्जी कंजर्वेशन का जो लॉ होता है उसमें आप यहां पर ओनली ऊर्जा लिख देते, तो वो ऊर्जा संरक्षण का नियम हो जाके ना तो सृजन होती है और ना ही विनाश होता है, नाइदर एनर्जी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। चलिए वेरी गुड, आगे चलते हैं। स्वचालित वाहनों में द्रवचलित ब्रेकों का इस्तेमाल। द्रवचलित ब्रेक आपको समझ नहीं आया होगा तो मैं आपको बता दूं, यहां पर ये हाइड्रोलिक ब्रेक या ऑटोमेटिक ब्रेक या डिस्क ब्रेक, इनके बारे में बात कर रहा है। तो बेसिकली ये हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में बात कर रहा है। तो आपको ये बताना है कि हाइड्रोलिक ब्रेक जो होते हैं आपके ऑटोमेटिक व्हीकल्स में, वो किस प्रिंसिपल पर, किस रूल पर काम करते हैं, फिजिक्स के पास्कल लॉ पर काम करते हैं, टॉरिसली लॉ पर काम करते हैं, आर्किमिडीज पर काम करते हैं, या फिर न्यूटन के लॉ पर काम करते हैं। तो किस लॉ पर वो काम करते हैं वो आपको बताना होगा। फटाफट बताइएगा, फटाफट फटाफट। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, देखो इतना हमें पता है कि न्यूटन का नियम तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो तो गति का नियम है। यहां तो द्रवचलित ब्रेक के बारे में बात हो रही है, एक बात। दूसरी बात, आर्किमिडीज का सिद्धांत नहीं, वो तो किसी चीज के डूबने उबने से रिलेटेड था। बिल्कुल आंशिक दाब का नियम है, डूबने से रिलेटेड है, ये भी हमें नहीं पता। टॉरिसली शायद से हो सकता है आपने ना पढ़ा हो, तो ये भी अपन इसको होल्ड करके रखते हैं। लेकिन पास्कल का नियम हमने पढ़ रखा है कि किसी भी द्रव्य में, किसी भी पॉइंट पर जो तीनों दिशाओं, चारों दिशाओं, जितनी भी दिशाओं में जो दाब होता है वो लगभग बराबर होता है, वो बराबर होता है हमेशा। इसीलिए ये पास्कल का नियम जो होगा वो यहां पर करेक्ट होगा। तो हमेशा हाइड्रोलिक ब्रेक, जब आप किसी भी चीज को रोकते हैं, तो जैसे मान लीजिए इस सरफेस पर अगर आप ब्रेक लगा रहे हैं तो ऐसा पूरा ब्रेक लगाते हैं, गॉट इट, पूरे तरीके से उसको ऐसे रोकते हैं। तो इसीलिए पूरा सरफेस पर सेम इक्वल फोर्स अप्लाई होगा लिक्विड से, इसीलिए वहां पर पास्कल का लॉ लगने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से। रेल की पटरियां कर्व्स होती हैं, ठीक है, तो वो किस कारण से कर्व होती हैं और बैंक्ड होती हैं, ठीक है। चलिए बताइएगा। रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त किया जा सके, इस वजह से, मतलब ये बात कर रहा है कि आपको टर्न इसलिए किया गया है ताकि आपको वहां पर जो सपोर्टिव अपकेंद्री बल लगता है वो आपको मिल जाए, या फिर जो रेलगाड़ी के पहिए या जो पटरी के बीच में जो छोटा सा गैप होता है वहां पर थोड़ा सा जो फ्रिक्शन बल है वो जनरेट ना हो, या फिर रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से जरूरी जो ऊपर आपने पूछा था अपकेंद्री बल, यहां बोल रहा है अभिकेंद्रीय बल, कि ये मिल जाए इसीलिए ऐसा है, या फिर रेलगाड़ी अंदर की ओर ना गिर जाए इसीलिए ऐसा है। मतलब ये क्यों किया हुआ है, हमने ऐसे टर्न क्यों किया हुआ है, उनको बैंड क्यों किया हुआ है, उनको मोड़ा हुआ क्यों है, फटाफट बताइएगा।
रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैंड की जाती हैं? फटाफट बताइएगा। ठीक है, चलिए चलिए फटाफट आप देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए ये ट्रेन का ट्रैक है और ये इस टाइप से कर्व किया हुआ है, ठीक है, तो ये एक सर्किल बन रहा है पूरा, ये एक सर्किल बनेगा, गॉट इट। अब ये सर्किल बनेगा तो इसका कोई एक सेंटर होगा, ठीक है। अब यहां पर मान लीजिए ये ट्रेन है, तो ये क्या होगा, ये इस टाइप का एक फोर्स लगेगा, गॉट इट। और ये कौन सा बोल रहा है, ये अभिकेंद्रीय बल लगेगा यहां पर, जो कि सेंटर की साइड लगेगा, क्योंकि ट्रेन थोड़ी सी इस तरफ झुक जाती है, सेंटर की तरफ ऐसी झुक जाएगी। जैसे अभी मैं ऐसा झुक गया हूं ना, तो ऐसी ही झुक के चलती है ट्रेन जब कर्व होती है, आपकी साइकिल भी ऐसी ही झुक के चलती है। तो उस टाइम पर जब आप सेंटर की तरफ थोड़ा सा झुक जाते हैं, उसी को तो बोलते हैं आप अभिकेंद्रीय बल, उसी को तो बोलते हैं आप अभिकेंद्रीय बल, जो पूरी ट्रेन उस सेंटर पॉइंट लगाती है जब वो कर्व होती है, जब वो टर्न होती है तब। तो इसीलिए यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। ये देखिए, अगर आप इन क्वेश्चन को रटने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा भी ट्विस्ट कर देगा ना, आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट को समझिए, बहुत हल्का लगेगा आपको, ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, अब कभी भी पूछेगा बता देंगे आप, ठीक है। चलिए अब देखिए, सेम एग्जांपल है, मैंने अभी आपको बोला था बाइसिकल चलाने वाला, ध्यान से देखिएगा। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है, क्यों झुक रहा है भैया? वो साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए, वरना साइकिल फिसल जाएगी, स्लिप हो जाएगी। वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और वह उसे गिरने से बचाएगा, ऐसा इसीलिए है। वह झुकता है ताकि वक्र मार्ग पर चलने के लिए पहियों पर दबाव डाला जा सके, मतलब प्रेशर क्रिएट किया जा सके। या फिर वह इसलिए झुक रहा है क्योंकि वक्र को और तेजी से पार कर पाए, मतलब फास्ट निकल पाए। तो यार डी ऑप्शन तो मुझे बिल्कुल ही नहीं लग रहा कि तेजी से पार कर पाए, इसके लिए ऐसा होगा, ये तो फिजिक्स नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। अब ए बी सी में से थोड़ा सा ऑप्शन अगर आप देखेंगे और लास्ट का जो मैंने क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया था उसका एग्जांपल अगर आप याद रखेंगे तो आपको बन जाएगा, ठीक है, कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। गॉट इट? चलिए बताइए फटाफट से। तो मैंने क्या बताया था आपको, ये बाइसिकल है, ये बाइसिकल है, ये ऐसे टर्न हो रही है, तो यहां क्या करेगी, सेंटर पर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। और ये कौन सा फोर्स होगा, ये वह झुकता है ताकि वक्र मार्ग पर चलने के लिए दबाव बना सके, नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बोला वो झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र के आधार से अंदर बना रहे, इसीलिए वो बच जाएगा और स्लिप नहीं होगा, गिरेगा नहीं। तो यहां पर बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आप जो सी ऑप्शन बोल रहे हैं ना, वो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। चलिए आगे देखते हैं फटाफट से। कोई साइकिल सवार, अगर आपको कोई भी डाउट आए फटाफट कमेंट कीजिएगा, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। यस, चलिए। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह क्या करेगा, बाहर की ओर झुकता है, अंदर की ओर झुकता है, आगे की ओर झुकता है, और बिल्कुल भी नहीं झुकता। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसके पहले वाले जो क्वेश्चन हैं उसमें हम क्या कर रहे थे, इसी चीज का कॉन्सेप्ट समझ रहे थे। अब यहां पर उसने कॉन्सेप्ट ही लिख दिया है कि भैया क्यों, तो आपको बस उसकी एक्टिविटी बताना है कि वो बाहर की झुकता है या अंदर की तरफ झुकता है या आगे की तरफ झुकता है या बिल्कुल नहीं झुकता है, स्ट्रेट चलता है। तो हमें बचपन से पता होगा ये वाला आंसर तो अंदर की ओर झुकता है। वो कहां झुकेगा, अंदर की ओर झुकेगा। हम बचपन से साइकिल चला रहे हैं यार, इतना तो पता होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है, ये लाइक दैट, गॉट इट, तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है, मतलब उसमें से क्रीम अलग हो जाती है निकल के, तो वो क्या रीजन होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या फिर आपका सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर गुरुत्व बल या घर्षण बल, फटाफट बताइएगा। अभी देखिएगा, अब देखिएगा, आपको क्रीम का मूवमेंट याद रखना है कि जब हम मथते हैं तब वो एक्चुअली मक्खन जाता कहां है, बाहर की साइड जाता है या अंदर की साइड आता है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको पक्का पता होगा ये आंसर आपका सही होगा। एंड वॉशिंग मशीन अगर आपको पता होगा तो सेम कॉन्सेप्ट ये वॉशिंग मशीन में भी लगता है। अगर आपने कभी पढ़ा होगा एग्जांपल्स में, तो यहां पर अप केंद्रीय बल लगता है। कौन सा बल लगता है, यहां पर अप केंद्रीय बल लगता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और दैट इज अप केंद्रीय बल मतलब आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये बाहर की तरफ फेंकता है, गॉट इट, यस। जैसे मैं आपको बताऊं, ये बाहर की तरफ जा रही है ना चीज, यहां से ऐसे बाहर जा रही है, ठीक है, तो ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, इसमें बाहर की तरफ फेंकते हैं, गॉट इट। मतलब आपको अगर ऐसे सेंटर में देखेंगे तो इस टाइप का जो फोर्स लगता है बाहर की साइड जाने के लिए, वो आपका अप केंद्रीय बल होता है, और जो आपका सेंटर की साइड लगता है वो अभिकेंद्रीय बल। तो यहां पर एग्जांपल जो ये है वो दिया गया है अप केंद्रीय बल का, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट वन होगा, ठीक है। तो मैं आपको छोटी छोटी जो टर्मिनोलॉजी है वो भी बताता चलूंगा ताकि आपको क्वेश्चन रटना ना पड़े, आपको समझ आए। साइंस रटना, कॉन्सेप्ट्स रटना है हमें बस, ठीक है, हाँ, क्वेश्चन आंसर नहीं रटने हैं। चलिए
जब पानी की बाल्टी काफी तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है। ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, आपने उसमें देखा होगा, आपने खुद भी किया होगा। क्या करते हैं आप, इस टाइप से ऐसे बाल्टी घुमाते हैं और बाल्टी में पानी भरा हुआ है। मैं आपको घुमा के दिखाता हूं, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये है, ठीक है, मान लीजिए ये बाल्टी है, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे रस्सी पकड़ के और ऐसे घुमा रहा हूं, ठीक है। अब इसमें पानी भरा हुआ है, लेकिन मैं इतनी तेजी से घुमा रहा हूं कि उसके अंदर जो वाटर है ना, उसका डायरेक्शन भी क्या हो गया है, वो बाल्टी के डायरेक्शन में घूम रहा है। उस बाल्टी से बाहर वाले डायरेक्शन में आ ही नहीं रहा ताकि वो गिर जाए, वो ऐसा हो ही नहीं रहा। पूरा उस पानी का जोर भी ऐसे ही डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो अगर आपको ऐसा होगा तो आप बता सकते हैं कि वो पानी गिरेगा तो नहीं, वो तो उसने खुद ही लिख दिया, बट क्यों नहीं गिरेगा, क्योंकि पानी और बाल्टी की दिशा वो एक हो गई है, ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आप बताइएगा, अपकेंद्री बल पानी के वजन से अधिक होगा इसीलिए, अपकेंद्री बल पानी के वजन से कम होगा इसीलिए, बाल्टी की उच्चतम स्थिति में पानी का वजन कम हो जाता है, या पानी और बाल्टी के बीच का ससंजन बल अधिक होता है, ठीक है। चलिए बताइए, फटाफट से बताइएगा, फटाफट फटाफट फटाफट। देखिए मैंने क्या बोला, जैसे ये मान लीजिए बकेट है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, गॉट इट। अब इस बकेट को आप ऐसा घुमा रहे हैं, ऐसा घुमा रहे हैं, तो इसके अंदर जो वाटर है ना, उसकी टेंडेंसी भी इसी डायरेक्शन में घूमने की हो गई। अब बॉटल या बकेट में जो पानी भरा हुआ है, अगर उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी तब तो वो पानी गिरेगा ना बाहर आके, लेकिन वो तो गिर ही नहीं रहा पानी बाहर आके, क्यों, क्योंकि उसकी डायरेक्शन तो ये हो गई है। कैसे गिरेगा, तो अब ये किस वजह से हो गई है, अपकेंद्री बल। आप इस वाटर को और इस बकेट को एक साइकिल के जैसा सोच सकते हैं, और फिर जब वो टर्न हो रही है, आप ऐसे घुमा रहे हैं, तो क्या होगा, कौन सा बल लगता है, अभी तक अपन ने यही पढ़ा है कि अपकेंद्र बल जो होता है वो पानी के वजन से कम हो जाता है, इसीलिए वहां पर पानी गिरेगा नहीं। बात समझ आ गई, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था लेकिन अपन ने किया तो समझ आ गया, ठीक है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो यहां पर उसने पूछा है कि क्यों नहीं गिरता, तो नहीं गिरने का रीजन है आपका ए ऑप्शन, ठीक है, इसीलिए ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा, गॉट इट। और गिरने का पूछेगा, अगर मान लीजिए गिरेगा क्यों, तो फिर आप बताएंगे इस वजह से गिरेगा। अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि भैया अगर गिरेगा नहीं, क्योंकि अपकेंद्री बल पानी के वजन से ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, वॉशिंग मशीन। अभी जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि साइकिल वाले में, क्रीम वाले में, दूध की क्रीम निकालने वाले में, तो अब फटाफट बता दीजिए वॉशिंग मशीन का। ये ना बताऊंगा मैं, ना ये ना बताऊंगा, फटाफट बताइए। उपकेंद्रण, अपोहन, अपकेंद्रण और विसरण, फटाफट। तो इतना तो पता हो गया, अपोहन अपन ने अभी डिस्कस किया नहीं है, ठीक है। उपकेंद्रण कभी सुना नहीं है, ठीक है, एंड विसरण अभी डिस्कस हुआ नहीं है इस टॉपिक में, तो आंसर क्या हो गया आपका, अपकेंद्रण हो गया आंसर, सिंपल सी बात है। और मैंने अभी बताया था आपको कि दूध से क्रीम निकालना सेम एग्जांपल है अपकेंद्री बल का, वॉशिंग मशीन का चलना अपकेंद्री बल की वजह से पॉसिबल है, ठीक है। चलिए, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का रीजन क्या। अब चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पृथ्वी के पास है, नो। ये पृथ्वी की परिक्रमा करता है, पता नहीं। इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्गमाध्य मूल वेग से कम होता है, या फिर यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, इसलिए वहां पर उसका खुद का वायुमंडल नहीं है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या रीजन होगा, क्या कारण होगा कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, फटाफट आप देखिएगा। देखिए ये कोई रीजन नहीं कि पृथ्वी के पास है इसलिए वायुमंडल नहीं है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है ये भी रीजन नहीं होगा, ठीक है, और सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है ये भी रीजन नहीं होगा, ठीक है। तो पहले तो हमारी जो तुक्का वाली स्टडी है, तुक्के लगाने वाली, उसमें बोले सर इतना सोचने की जरूरत ही नहीं थी, सबसे बड़ा जो ऑप्शन होगा वो हम लगा देंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ना मुन्ना ना, वो तो ठीक है, यहाँ पर भी आंसर होगा, मैक्सिमम जगह वैसे ही होता है, फिर भी थोड़ा तो सोच सकते हैं ना। और हम यहाँ पर सोचेंगे, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन तो उसने दिया हुआ है कि इस पर गैस अणुओं का जो पलायन वेग है, मतलब जो गैस है, अगर मान लीजिए पलायन वेग क्या होता है, आपके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चले जाना, तो वो बाहर नहीं जा पा रही है हमारी अर्थ की। लेकिन चंद्रमा पे ऐसा होता है कि पलायन वेग उनके वर्गमाध्य मूल वेग से कम होता है, इसीलिए वहां पर गैसेज रुकती नहीं है, चली जाती हैं, तो उनका चंद्रमा का जो वायुमंडल है वो है ही नहीं,
क्योंकि वहां पर इतनी ग्रेविटी ही नहीं है कि वो उस वायुमंडल को पकड़ के रख पाए, उन गैसेस को पकड़। वायुमंडल क्या है, गैसेस हैं बहुत सारी, तो अब चंद्रमा में उतना ताकत तो होनी चाहिए ना, उतनी ग्रेविटी तो हो कि वो उन गैसेस को पकड़ के रख पाए अपने पास, कि एक आवरण बन जाए पूरे गैसेस का। जैसे हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एक गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा है कि यहाँ पर जो गैसेस है ना वो आपके गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर नहीं जाती हैं। बात समझ आ गई? यस। तो इसलिए यहां पर आंसर क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है। अब देखिएगा यहां पर आपको एग्जाम्पल पूछा जाता है, डायरेक्टली पूछा जाएगा एग्जाम्पल। रॉकेट है, हेलीकॉप्टर है, जेट है, विमान है, ऐसा क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? रॉकेट, हेलीकॉप्टर, जेट और विमान। ठीक है, चलिए फटाफट बताइएगा, फटाफट। रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है कौन? रॉकेट, हेलीकॉप्टर, जेट एंड विमान। क्या काम करता है? तो ये क्वेश्चन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए हमें इसका एकदम करेक्टली आंसर रटा हुआ है कि भैया जेट काम करता है। रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर जेट काम करता है। यहाँ रैखिक मतलब होता है ये वाला जो एक लाइन में जो फोर्स लगता है ना, लीनियर फोर्स, उस पर, क्योंकि जेट आपको ऐसा ही जाता है, ऐसा सीधा जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, इसीलिए। चलिए यहां पर देखिएगा, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को इजीली पार कर लेता है और अंतरिक्ष में पहुंच जाएगा। ठीक है, या फिर आपको क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता था कि ऐसा वो वेलोसिटी बता दो जिससे हम ये वाला पेन जो है वो फेंकेंगे तो सीधा स्पेस में पहुंच जाएगा, पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा, क्योंकि इसी को बोलते हैं हम पलायन वेग, या इसी को बोलते हैं हम एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू पूछ रहा है, वो कितनी होती है? तो ये होती है हमारी अर्थ के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर आप इतनी स्पीड से मुझे भी फेंक देंगे ना तो मैं कभी वापस नहीं आ पाऊंगा। ठीक है, लेकिन फेंकना नहीं है, बहुत सारे लोगों को जरूरत है मेरी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भू स्थिर उपग्रह, ये बहुत सही है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आवर्तकाल। अब देखिए इसने पूछा है जियो स्टेशनरी, इसमें कंफ्यूज होते हैं जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस। यहां पर अभी हम पढ़ रहे हैं जियो स्टेशनरी। जियो स्टेशनरी या भू स्थिर, अब उसने पहले ही बोल दिया, देखिए भू स्थिर है। ठीक है, तो एक्चुअली में तो हमारी अर्थ रुकी हुई नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं। देखिए अगर मान लीजिए एक बाइक है और ये भी एक बाइक है, या मान लीजिए दोनों ट्रेन है, आपने ट्रेन देखी होगी ज्यादातर, दोनों ट्रेन है, अगर ये दोनों बिल्कुल सेम स्पीड से चल रही हैं तो इस ट्रेन में बैठे वाले बंदे को और इस ट्रेन में बैठे वाले बंदे को, दोनों को आपस में ये ट्रेन रुकी हुई दिखेगी। एम आई राइट? एब्सोल्युटली राइट कि ये उसको रुकी हुई दिखने वाली है, ये दोनों की दोनों ट्रेन्स। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा इसने बोला है भू स्थिर उपग्रह, तो एक ऐसा सैटेलाइट जो सेम स्पीड से चलता है हमारी अर्थ की। तो भैया अर्थ की स्पीड जितनी है, अर्थ जितना टाइम ले रही है सन का चक्कर लगाने में, या जो भी उसका टाइम पीरियड होगा आवर्तकाल, वही सेम इस सैटेलाइट का होगा। तो ये दोनों एक दूसरे को कैसे लगेंगे? जैसे कि रुके हुए हों, इसीलिए इसका नाम पड़ गया भू स्थिर उपग्रह। एक बात क्लियर? अब कब रुके हुए होंगे? जब इन दोनों का आवर्तकाल या टाइम पीरियड या स्पीड सब कुछ सेम होगा। तो अर्थ का कितना होता है टाइम पीरियड? हमने देखा हुआ है 24 आवर्स, बस उतना ही भू स्थिर उपग्रह का भी होता है। तो बात समझ आ गई होगी। ठीक है, अब आप लोग पोल में लगा सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था इसलिए मैंने पोल बाद में दिया, पहले आपको समझा दिया और आंसर ही बता दिया। ठीक है, चलिए फटाफट देख लीजिए, आराम से समझ लीजिए, फटाफट 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 फटाफट। भू स्थिर उपग्रह, जो भी चीज क्लियर ना हो गाइस प्लीज कमेंट कीजिएगा फटाफट से। ठीक है, चलिए यहां पर देखिएगा, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अगर आप फेंक देते हैं क्या होगा? अभी जस्ट मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी कि अरे यार ये तो क्या, ये तो अजीब सा क्वेश्चन बता ना। अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर आप एस्केप वेलोसिटी से किसी भी चीज को फेंकते हैं, इसका मतलब ही क्या? पलायन वेग, पलायन कर गए हमेशा के लिए, अब ना आएंगे कभी। तो इसका मतलब क्या होगा कि पृथ्वी पर कभी भी लौटेगा ही नहीं, वो वापस ही नहीं आएगा। ठीक है, अब ये देखिएगा, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता, देखो पत्थर वही है, बस सिर्फ पहले चांद पर था, अब हमारी अर्थ पर आ गया।
तो क्या होगा, इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा, लेकिन द्रव्यमान नहीं। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे और ना ही द्रव्यमान और ना ही भार, कुछ भी नहीं बदलेगा। फटाफट से बताइएगा पहले आप आंसर। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो W इज इक्वल टू क्या होता है, M इंटू जी। ठीक है, यहां पर M क्या है पता है आपको, मास है, मतलब आपका द्रव्यमान। और G पता क्या आपको, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, मतलब गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, ये गुरुत्वीय त्वरण आपकी अर्थ का अलग होगा और मून का अलग होगा। ठीक है, लेकिन पत्थर तो सेम ही है। उसने क्या बोला, एक पत्थर जो चांद पर था अब वो पृथ्वी पर लाएगा, मतलब पत्थर एक ही है, तो मतलब मास तो सेम हो गया, द्रव्यमान नहीं बदला क्योंकि पत्थर तो सेम ही है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया। अब वेट पूछ रहा है कि क्या चेंज होगा, मून पर क्या होगा उसका वेट और अर्थ पर क्या होगा उसका वेट, सॉरी यस, अर्थ पर क्या होगा, तो भैया चेंज हो रहा है उसका जी, मास चेंज नहीं हो रहा। अब मास चेंज नहीं होगा मतलब द्रव्यमान नहीं बदलेगा, तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, बोले हाँ, ना द्रव्यमान और ना ही भार। एक तो ये दिख रहा है शायद ऑप्शन, भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, ये तो नहीं है। इसका भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान नहीं, ये भी हो सकता है। और इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, ये तो नहीं होगा, मतलब बी और डी में से है। अब यहां पर क्या बोल रहा है वो कि W चेंज होगा G की वजह से, तो मतलब भार तो बदल जाएगा क्योंकि अर्थ का G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या गुरुत्वाकर्षण अर्थ का अलग है और मून का अलग है, इसीलिए क्या होगा, W बदल जाएगा लेकिन मास नहीं बदलेगा। तो यहां पर सिंपल सा आ जाएगा आपका बी ऑप्शन कि इसका भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा। चलिए आगे देखते हैं, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा। देखिए अब आपको भारी लगेगा तो इतना पक्का है, दिमाग में सेट कर लीजिए कि जब हम ऊपर जाएंगे तो भारी लगता है, जब हम नीचे आएंगे तो हमें हल्का लगता है, ये आप कभी भी कहीं भी करेंगे। ठीक है, अब बस वो ये पूछ रहा है कि कैसे ऊपर जाएंगे, नॉर्मली ऊपर जाएंगे या त्वरित गति से ऊपर जाएंगे तो भारी लगेगा। तो हमेशा बस इस चीज को याद रखिएगा कि अगर आप त्वरित गति से ऊपर जाएंगे तो ही आप भारी लगेंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। भारी लगने के लिए है ऊपर जाना जरूरी, और किस गति से, त्वरित गति से ऊपर जाएंगे तो ही भारी लगेंगे। ये लिफ्ट का कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के परितः मतलब अर्थ के चारों तरफ अगर आप घूमते हैं, घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह आर्टिफिशियल सैटेलाइट से अगर आपने किसी भी चीज को बाहर ऐसे थ्रो किया हुआ है, बाहर फेंक दिया हो, एक कोई बॉल आपने फेंकी हुई है, तो क्या होगा, ये पृथ्वी पर चली जाएगी। आप सैटेलाइट में ऊपर हैं और फेंक रहे हैं तो क्या पृथ्वी पर चली जाएगी, या चंद्रमा पर चली जाएगी, या पृथ्वी पर गिर जाएगी, या फिर पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्त काल में वहीं पर घूमती रहेगी उसके चारों तरफ। ठीक है, तो ये एक सैटेलाइट है, यहां से आपने कुछ भी फेंक दिया है, अब बताइए वो कैसे घूमेगी, फटाफट बताइएगा, या क्या होगा, पृथ्वी पर वापस आ जाएगी, क्या होगा, क्या मतलब उसके साथ, फटाफट देखिए, स्पेस में है वो, हाँ, और वो घूम सकती है। ठीक है, और आपने जिससे फेंका हुआ उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, पता क्या करेगी, वो उसी को फॉलो करेगी। पृथ्वी के परितः उपग्रह जैसे घूम रहा है ना, वैसे ही वो एप्पल भी घूमने लगेगा साथ में। एप्पल या कोई भी चीज आपने फेंकी हो वो उसके साथ ही घूमती रहेगी हमेशा और सेम आवर्त काल में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। ठीक है, एक लिफ्ट है, उसमें किसी भी व्यक्ति का जो प्रत्यक्ष भार है, जो एक वेट है, वो क्या होगा, वास्तविक भार से, ओरिजिनल वेट से कम होता है। तो वो लिफ्ट कहां जा रही हो, अब यहां पर हल्का लग रहा है। देखो भारी लगने के लिए मैंने एक आपको सही बताया था कि अगर ऊपर जाएगी तो भारी लगेगा, फिर कौन सी गति से, त्वरित गति से। अब यहां पर क्या होगा, जस्ट उसका ऑपोजिट होगा। फटाफट पहले आप आंसर बताएंगे उसके बाद मैं बताऊंगा, क्योंकि यहां पर वजन कम लगने की बात की जा रही है। ठीक है, चलिए बताइए, त्वरण के साथ ऊपर जाएगी। देखो ऊपर वाले ऑप्शन तो खत्म ही कर दो, ये लो मैंने ही कट कर दिए। अब नीचे वालों में बता दो आप, बस नीचे वाले आपको बताना पड़ेंगे, फटाफट बताइए, फटाफट फटाफट फटाफट। देखिए त्वरण के साथ अगर नीचे आएगा ना तो ही काम होगा, क्योंकि समान गति से काम नहीं होगा। वहां पर भी अपन ने पढ़ा था, त्वरित गति से अगर ऊपर जा रहा हो तो भारी लगेगा, और त्वरित गति से अगर नीचे आ रहा हो तो हल्का लगेगा। ठीक है, चलिए तो गाइस आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अब अपन एक फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, और फिर उसके बाद मैं आपको कुछ अपनी क्लासेस के बारे में बताऊंगा, जो अमेजिंग क्लासेस आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं मेरे साथ, अपना एमपीजी के कवर कर सकते हैं। उन सब चीजों पर बात करेंगे अपन फटाफट से। ठीक है, पहले लेकिन सबसे पहले रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके,
चलिए लेट्स स्टार्ट। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। तो उसमें देखा आपने त्वरण के साथ नीचे जा रही हो तब ऐसा होगा। मैंने आपको बता दिया इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई बॉल जो होती है वो क्या होगी, पृथ्वी के परितः क्या करेगी, घूमने लगेगी। इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। वेरी गुड। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब भारी मालूम पड़ता है, तो मैंने आपको बताया हल्के में जब नीचे आ रही हो, भारी में जब ऊपर जा रही हो, वो भी कौन सी गति से, त्वरित गति से। वेरी गुड। एक पत्थर चांद पर अगर है तो पृथ्वी पर आएगा तो उसका मास चेंज नहीं होगा, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, भार बदल जाएगा क्योंकि जी बदल जाएगा। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड क्या होता है, अगर इससे आप किसी चीज को फेंकते हैं, ये पलायन वेग है पृथ्वी के लिए, अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी है, तो वो कभी भी लौटकर नहीं आएगी। भू स्थिर उपग्रह क्यों बोलते हैं वो मैंने आपको बताया। इसका आवर्तकाल कितना होता है, 24 आवर्स होता है। ये है वही गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से अगर किसी को बाहर फेंकना है तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर जो काम करते हैं अपन वो क्या है, जेट। ठीक है, जेट इस कॉन्सेप्ट पर काम करता है, इस प्रिंसिपल पर काम करता है। ठीक है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या रीजन होता है, तो चंद्रमा पर अगर वायुमंडल नहीं है उसका रीजन मैंने आपको दो बताए। एक, गुरुत्वाकर्षण बहुत ही कम है, और दूसरा गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य वेग से कम होता है, स्क्वायर मीन वेलोसिटी से कम होता है। ठीक है, वॉशिंग मशीन का काम क्या है, वॉशिंग मशीन का जो सिद्धांत है वो क्या है, वो है अपकेंद्रण। ठीक है, अपकेंद्रण। अच्छा, यहां पर देखिएगा जब पानी की बाल्टी बहुत तेजी से घुमाते हैं, मैंने आपको यहां पर डायरेक्शन तक बताया था। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा था यार वो सारा कुछ जो है ना वो अपकेंद्रण बल की वजह से हो रहा है, क्योंकि अपकेंद्रण बल पानी की वजह से कम हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं, हमने देखा था अपकेंद्रण बल पानी की वजह से ज्यादा हो जाता है, इसी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। वेरी गुड, कंफ्यूजन 1% नहीं रहना चाहिए। ठीक है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथते हो, आप खूब भयंकर मथते हो या ऐसे मथानी से, तो कौन सा फोर्स लगेगा और जिसकी वजह से क्रीम अलग हो रही है, अपकेंद्री बल लगेगा। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की तरफ लगता है। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में अंदर की तरफ झुकता है, साइकिल चलाने वाला जो मोड़ लेते समय क्यों झुकेगा, ताकि वो ये सोचता है कि जो हमारा ग्रेविटी सेंटर है, जो गुरुत्व केंद्र है, वो अंदर साइड बना रहा है, जिसकी वजह से वो गिरने से बच जाएगा, इंबैलेंस नहीं होगा। रेल की पटरियां अपने कर्व्स पर मुड़ी होती हैं, क्यों, क्योंकि ताकि उनका जो हॉरिजॉन्टल जो एक फैक्टर है वो क्या करे, वहां पर उनको जो जरूरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो उनको मिल जाए, ताकि वो आराम से बैलेंस बने रहे पूरी की पूरी ट्रेन। तो इसमें सी ऑप्शन अपन ने समझ लिया था। सच ऑटोमेटिक जो व्हीकल्स होते हैं उनमें जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं वो पास्कल का नियम फॉलो करते हैं, और पास्कल का नियम क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया। यहां पर देखिएगा द्रव्य ना तो सृजन हो रहा है और ना ही खत्म हो रहा है, तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, ये भी हमने देखा। सीढ़ी पर चढ़ने में ज्यादा एनर्जी लगती है, ऐसा क्यों, क्योंकि गुरुत्व के विरुद्ध काम करता है, व्यक्ति जो होता है ना ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करता है, तभी ज्यादा एनर्जी खर्च होती है। अच्छा, जब एक चलित वस्तु, मतलब अगर कोई भी चीज ऐसे मूव कर रही है तो वो क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। ठीक है, आपने उसको दोगुना कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, विद फॉर्मूला हमने देखा V डबल होगा तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 गुनी हो जाती है। गतिज ऊर्जा नहीं है, कौन सी चीज, मैंने बोला गतिज ऊर्जा गति की वजह से होती है, जो गति नहीं कर रही उसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, जैसे खिंचा हुआ धनुष। ठीक है, यहाँ पर वो रबड़ के गद्दे पर जब आप सीट पर बैठते हैं या लेटते हैं तो वो ऐसे कंप्रेस होता है, उसमें कौन सी एनर्जी लगती है, स्थितिज ऊर्जा का, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलिए, तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको कराया। अब मैं आपसे फटाफट से आपको अपनी क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूं। देखिए गाइस, देखिए सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको फ्री प्लान लेना है। फ्री प्लान लेने के लिए आपको मिलेगा क्या, 500 से ज्यादा लाइव क्लासेस मिलेंगी वीकली, 20,000 ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे वीकली, फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा। एंड उस मॉक टेस्ट के बहुत फायदे मैं आपको बताऊंगा। स्पेशल क्लास फीचर्स, आप स्पेशल क्लास में खूब सारा इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर से, आप पोल्स के थ्रू अपने परफॉर्मेंस को एनालिसिस कर सकते हैं। रेज योर हैंड में आप अपने टीचर से ऑनलाइन लाइव क्लास में ऑडियो चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं। कोई भी क्लास मिस ना हो इसके लिए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। लेक्चर नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं से भी बैठकर पढ़ सकते हैं। एंड मेरी स्पेशल क्लासेस का जो टाइम होगा, जो एकदम फ्री होंगी आपके लिए, कंप्लीटली फ्री होंगी, वो मॉर्निंग में 7 AM और 8 AM होने वाला है। ठीक है, एंड यहां पर हम डिस्कस क्या करते हैं, तो एमपीजी के आपका कंप्लीटली डिस्कस करते हैं। क्या करते हैं, मध्य प्रदेश। तो मॉर्निंग में 7 से 8 AM आपका थियरी होता है, एंड 8 से 9 आपका उसमें स्पेशल क्लास दोनों फ्री होती हैं, उसमें एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते हैं। 8 PM पर एवरी मंडे टू फ्राइडे आप 20 क्वेश्चंस 20 मिनट्स में लगा सकते हैं। एंड देखिएगा यहां पर आप
अनअकैडमी स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट, मैंने आपको बोला था ना इसका बड़ा फायदा है, आप टॉप 3 में आएंगे 50% डिस्काउंट आपको प्लस में मिल जाएगा, आप 4 to 100 में आएंगे 25% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, 30 मिनट्स में 30 क्वेश्चंस आप कर सकते हैं एंड 20 क्वेश्चंस इन 20 मिनट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड एमपी जीके भी आप कर सकते हैं। आप अनअकैडमी आपको जो ऐप है वो आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करना होगा, अपने नंबर से रजिस्टर करना होगा एंड मेरा रेफरल कोड जो पुनीत लाइव है इसका आप यूज करेंगे तो आपका ये फ्री प्लान, फ्री सब्सक्रिप्शन अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद आप सारी फ्री क्लासेस, सारे फ्री टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप प्लस लेते हैं तो आप कहीं से भी बैठकर कंफर्ट जोन में पढ़ पाएंगे, खूब सारे कोर्सेज को देख पाएंगे, सारे एजुकेटर से पढ़ पाएंगे, आपको पर्सनल मेंटरशिप एंड गाइडेंस मिलेगा, आंसर राइटिंग आप अच्छे से कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा, सारा कोर्स कवरेज होगा एंड कंप्लीटली लाइव टेस्ट सीरीज से आप अपने परफॉर्मेंस को एनालिसिस कर पाएंगे। एंड सबसे ज्यादा जो ब्यूटीफुल चीज होती है प्लस की वो होती है डाउट क्लियरिंग सेशन। आपका एक भी डाउट बचने वाला नहीं है। बैच स्टार्टिंग डेट जो प्लस में आपका बैच स्टार्ट हो रहा है 8 मंथ का फाउंडेशन बैच है, 25 अगस्त 2021 से स्टार्ट होने वाला है। 24 अगस्त 2021 से एक बैच कोर्स स्टार्ट होगा, 2 ईयर का फाउंडेशन कोर्स होगा जिसमें मैं आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाने वाला हूं। एंड एक बैच स्टार्टिंग डेट है 24 अगस्त 2021 से 8 मंथ का फाउंडेशन बैच होगा फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस विद आंसर राइटिंग के साथ। 31 अगस्त 2021 से टारगेट एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 जीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन होगी 75 डेज की हिंदी प्रीलिम्स बैच के साथ। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं एंड अभी ही राइट टाइम है। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे ना तो 2 मंथ एक्स्ट्रा मिल जाएगा एंड 24 मंथ का लेंगे तो 3 मंथ आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। प्राइजेस हाइक होने वाला है गाइस, प्राइजेस हाइक होने वाला है। तो अगर आप चाहें तो देखिएगा 16,000 का मिलेगा आपको 24 मंथ का, अभी जो 12,800 का मिल रहा है एंड 11,000 का हो जाएगा आपका जो 1 ईयर का है, अभी 8,800 में है। तो 8 सितंबर को ये प्राइस लागू हो जाएंगे, उसके पहले आप बुक कर दीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। करना क्या होगा, ऐप में जाना है, रजिस्टर करना है, अनअकैडमी एमपीपीएससी व्यापम आपको सिलेक्ट करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है, आपको ये प्राइस दिखेंगे, वहां पर पुनीत लाइव का यूज कीजिएगा एज अ रेफरल कोड फॉर 10% ऑफ ऑन अमेजिंग अनअकैडमी प्लस। एंड दिस इज माय शॉर्ट इंट्रो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपसे ऐसे अमेजिंग वीडियोस मिस ना हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।